कहानी सुनाते हूँ हमारे चैनल पे औजलपी मनीषाज हॉन्ट पे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं, मुझे बेचैनी सी क्यों हो रही है। दाइमा कमरे से बाहर आई। उन्होंने जैसे ही फोन उठाकर सामने से आने वाली आवाज को सुना तो फोन उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। वो कांपती हुई सोफे पर बैठ गई और माथे पर दोनों हाथ रखकर सुबक सबक कर रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। मालिक और मालकिन तो ठीक ठाक गए थे। ये क्या किया तूने भगवान? कंचन बेबी को मैं कैसे संभालूंगी, कैसे समझाऊंगी उसे? पहाड़ से उन दोनों की गाड़ी स्लिप हो गई थी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये खबर दाइमा कंचन को कैसे सुनाती? दाइमा की रोने की आवाज सुनकर कंचन अपनी आंखें मसलते हुए बाहर दाइमा के पास आ गई। क्या हुआ दाइमा? आप रो क्यों रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? कंचन को ये सब बताते हुए दाइमा की जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कंचन को अपने सीने को लगा लिया। अचानक से वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए उसके माता पिता के शव को जब घर तक लाया गया तब उसे पता लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोती हुई दाइमा से जाकर लिपट गई। तभी पीछे से एक औरत ने उसके सर पर हाथ रखा। माता पिता की मौत के बाद चाचा चाची कंचन की देखभाल करने के लिए वहां आ गए थे। दिन गुजरे और धीरे धीरे कंचन के लिए उनका व्यवहार बदलने लगा। हद ही हो गई है। इसे खाना खिलाने के लिए क्या मैं इसके पीछे पीछे ही घूमूंगी? सुबह से रात होने को आई है और इसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा। लोग क्या कहेंगे? चाची है तो इसे इस तरह रख रही है। तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो इसे? मुझे क्या बोझ दे दिया है मेरे सर पर। पारुल, तू भी बैठकर खाना खा ले। मरने दो इसे, अब और सहन नहीं होगा। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं कंचन बेबी को खाना खिला दूंगी। आप पारुल बेबी को खाना खिला दो। मोनिका अपनी बेटी पर तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी। धीरे धीरे कंचन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। मैं तो कहती हूँ इस कंचन को ठिकाने लगा देते हैं। इसके मरते ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन मार तो नहीं सकते ना इसे। इसे मार दिया तो सीधा सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा। प्रॉपर्टी तो इससे मैं लेकर रहूंगा। कुछ तो ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मोनिका ने कंचन पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, इसलिए दाइमा उसे अब खुद से दूर नहीं करती थी। मैं समझती हूँ कि साहब और मेम साहब के जाने के बाद अब आप ही कंचन बेबी के माता पिता जैसे हैं। उनके ऊपर आपका अधिकार है। छोटा मुंह बड़ी बात बोलूंगी, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार नहीं दे सकते तो उनकी जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगी। आज से वो मेरे साथ ही सो जाएगी। तुम्हारा मतलब ये है कि अब रात को इसके कमरे में इसके साथ तुम सोओगी? अच्छी तरह समझ रही हूं मैं तुम्हारी चालाकी। रात को यही रुकोगी और चोरी करके भाग जाओगी, है ना? बस करो ये नौटंकी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर में पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। कंचन बेबी मुझे खुद से भी ज्यादा प्यारी है और उसके साथ ये सब होते हुए देखा नहीं जाता मुझसे। नहीं देखा जाता तो अपने घर ले जाना इसे, चोर कहीं की। कितनी बेशर्म है तू। लेकिन तुझे रात को यहाँ रुकने नहीं दूंगी मैं, हरगिज नहीं। तुम जैसे धोखेबाज लोगों का कोई भरोसा नहीं मुझे, समझी? निकम्मी कहीं की। बाहर निकल जा अभी। कंचन को भी अब अपने चाचा चाची के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। उसकी चचेरी बहन पारुल भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। कंचन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। मोनिका उसे पारुल के साथ खेलने भी नहीं देती थी। कंचन का भी वहां दम घुटने लगा था। कंचन के घर के बगल में ही कंचन के माता पिता ने दाई माँ को एक छोटा सा घर रहने के लिए दिया था। रात को कंचन उनके साथ अब उनके घर में ही रुकने लगी थी। कंचन जब पहली बार दाई माँ के घर गई तो उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दाई माँ, आपके घर में ये अजीब सी गंध कैसे आ रही है? कुछ खाने की चीज खराब हो गई है क्या? रुक तो जरा, देखने दे मुझे। दाई माँ ने रसोई में सामान टटोला, मगर वहां उनको कुछ नहीं मिला। तभी उनका ध्यान बिस्तर के नीचे गया, जहां पर एक लाल रंग की पोटली रखी थी।
उसे देखकर वो घबराकर दौड़ती हुई आई और पोटली को उठाकर घर के बाहर चली गईं। उन्होंने बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुछ दूरी पर जाकर एक जगह मिट्टी खोदकर उन्होंने पोटली को मिट्टी के अंदर दबा दिया। अच्छा हुआ जो इस पोटली को कंचन बेबी ने नहीं छुआ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये पोटली कैसे घर के अंदर ही छोड़ दी मैंने? और आज तो अमावस की रात है, बस कुछ अनहोनी न हो जाए। दाई माँ घबराई हुई थी। उस पोटली को मिट्टी में दफनाकर वो वहां से उठकर सीधी सीधी जाने लगी। तभी पीछे से उनके कानों में एक आवाज पड़ी, रुक जा, मुझे भी अपने साथ लेकर चल। उस आवाज को सुनकर उनके पसीने छूट गए। उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। उनके कानों में बार बार पीछे से वो आवाज पड़ रही थी। वो दौड़ती हुई घर के अंदर घुसी और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो हाफ रही थी और बुरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। आपको क्या हो गया दाई माँ? आप इतनी डरी हुई क्यों है? और आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? कुछ नहीं, तू जा अंदर जाकर सो जा और अभी यहाँ पर मत आना। लेकिन हुआ क्या दाई माँ? इससे पहले कि दाई माँ आगे कुछ और बोलती, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर आने वाली ठक ठक की वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दाई माँ की आंखों में एक अलग ही डर उभर आया था। वो दरवाजे से दूर हटकर पीछे पलंग पर जाकर बैठ गईं। दाई माँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? मैं दरवाजा खोल दूं? मैंने तुझे बोला ना कि अंदर जा, तो तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? अंदर जा और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत आना। लेकिन दाई माँ, बोला ना, जा। दाई माँ ने कंचन को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कंचन सो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में सफेद रंग से एक गोल घेरा बनाया और उसमें तिकोने आकारों से एक आकृति उकेरी। उसके बीच में उन्होंने 5 दीपक जलाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ देर बाद बाहर से आने वाली दरवाजा खटखटाने की वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दाई माँ ने मंत्रों का उच्चारण रोक दिया और घर के अंदर से दरवाजे पर अपने खून से एक निशान बना दिया। आज तो जैसे तैसे बच गई। आगे से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इस दलदल में धंसती ही चली जा रही हूँ। काश मैंने ये सब कभी शुरू ही न किया होता। कंचन दूसरे कमरे के दरवाजे से छिपकर ये सब देख रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दाई माँ ने ये सब क्या किया और वो क्या बातें कर रही हैं। मगर धीरे धीरे जैसे कंचन बड़ी हुई तो उसे सब कुछ समझ आने लगा। आज कंचन 18 साल की हो गई थी। घर पर दाई माँ ने उसके लिए केक बनाया था, मगर कोई भी उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए खुश नहीं था। कम से कम आज तो आप लोग कंचन बेबी के लिए खुश हो जाओ। बेबी 18 साल की हो गई है आज। मालिक और मालकिन जिंदा होते तो बहुत खुश होते आज के दिन। हाँ, जिंदा होते तो खुश होते, लेकिन जिंदा तो नहीं है ना वो। खुद तो मर गए, लेकिन हमारे सर पर बोझ छोड़कर चले गए इसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा हमें। रहने दो दाई माँ, और कोई जन्मदिन नहीं मनाना मुझे। इस घर में अब एक भी पल रहती हूँ तो दम घुटता है मेरा। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आपकी मर्जी है। वैसे भी आज तक कोई ख्याल नहीं रखा है आप लोगों ने मेरा। अपने घर में अपनी दाई माँ के साथ अकेले रह सकती हूँ मैं। अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप लोग। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। बचपन से लेकर अब तक हमने तेरा ध्यान रखा, और अब जब बड़ी हो गई तो हमें ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है। एहसान फरामोश कहीं की। शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? ऐसे लोगों को किसी की शर्म नहीं होती। चलो जी अपने कमरे में, बहुत मन गया इसका जन्मदिन। कंचन भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके चाचा चाची अपनी बेटी पारुल के कमरे में गए। आज तो ये 18 साल की भी हो गई। अब तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लो। 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इसे संभाल रहे हैं। अब और नहीं कर सकती मैं ये सब। पारुल की आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा कि अब इस घर पर उनका हक होना चाहिए। वो बोली कि जब भी कंचन की शक्ल देखती है तो गुस्से से उसका दिमाग खराब हो जाता है। ना ये घर कंचन का रहेगा और ना ही वो उसे फिर कभी यहाँ नजर आएगी। कंचन अब 18 साल की हो गई थी और वो लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर कंचन के सिग्नेचर ले लिए और घर
अपने नाम पर करा लिया। ये सब ठीक नहीं किया आप लोगों ने। अरे मालिक मालकिन के जाने के बाद आप लोगों को तो उसके माता पिता बनकर अपना फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन तुम तो पैसों के लालची हो। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने ये। मैं जानती नहीं थी कि आप लोग इस हद तक गिर जाओगे। मम्मी पापा की यादों की आखिरी निशानी था ये घर, वो भी छीन लिया मुझसे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मम्मी पापा के घर से मुझे निकाल रहे हो ना, इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मेरा हक इस तरह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अभी के अभी बाहर निकल जाए यहाँ से, हरामजादी। तेरा यहाँ एक पल भी सांस लेने का हक नहीं है। ये घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा है। तेरा ये मनहूस चेहरा एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। निकल जा, चली जा यहाँ से। गलती से भी लौटी ना तो पुलिस को बुलाकर तुझे जंजीरों में बांधकर फिकवा दूंगी। बाहर निकल अभी। कंचन रोती हुई दाई माँ के साथ उनके घर आ गई, मगर उन लोगों ने तो वो घर भी हड़प लिया था, इसलिए उन दोनों को किराए पर एक छोटा सा घर लेना पड़ा। दाई माँ, उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। माँ पापा ने जो घर आपको दिया था वो भी छीन लिया। मन तो करता है उन्हें जान से मार डालूं, और मुझे पता है आप ऐसा कर सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा कंचन? मैं जानती हूँ काला जादू, टोना टोटका, ये सब करना आपको आता है, तो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ क्यों नहीं करती? आपको नहीं लगता कि उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए? ये तो क्या बोल रही है कंचन बेटा? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। और ये काला जादू, टोना टोटका, ये सब बहुत खतरनाक होता है। अगर एक बार इसके अंदर फंस जाओ तो इससे बाहर निकलना असंभव है। इस सब के बारे में मत सोच, किसी वकील से बात कर। अब तो वही इसमें तेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं हर वकील से बात कर चुकी हूँ दाई माँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और जब वो लोग सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे तो हम क्यों सीधे रास्ते पर चलें? मैं जानती हूँ आपको सिद्धियाँ आती हैं। 10 साल में हर रात मैंने आपको उन क्रियाओं को करते देखा है। आत्माओं को आपके दरवाजे पर दस्तक देते सुना है। जब आप मेरी मदद कर सकती हैं तो आखिर मना क्यों कर रही हैं? क्या आपको मेरी हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा? क्या आप मेरा अच्छा नहीं चाहती? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तेरा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए तुझे इस दलदल में नहीं धकेलना चाहती। काला जादू, टोना टोटका, ये सब एक ऐसा दलदल है कि जो भी इसमें फंस जाए बाहर नहीं निकल पाता। मैं पिछले इतने सालों से जो कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी है। पछतावा होता है मुझे कि आखिर मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया था, और एक बार शुरू किया तो कभी इसे रोक नहीं पाई। इन सब से दूर रहे मेरी बच्ची। दाई माँ ने कंचन की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन कंचन के हाथ से तो उसका सब कुछ छीन गया था। वो शांत कैसे बैठ सकती थी? एक रात जब दाई माँ गहरी नींद में सो रही थी, कंचन ने उनकी संदूक खोली। उसके भीतर एक काले रंग की पोटली रखी थी। उसने उसे बाहर निकाला और अपने से बाहर निकाला और अपने कमरे में ले गई। कोई बात नहीं दाई माँ, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं खुद ही ये सब कर लूंगी। बचपन से आपको ये सब करते देखा है मैंने। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कैसे आत्माओं को जागृत किया जाता है और कैसे उन्हें बलि देकर उनसे अपनी इच्छा पूरी कराई जाती है। कंचन ने उस काले रंग की पोटली को खोला तो उसके भीतर तंत्र सामग्री और एक किताब थी, जिसके भीतर काले जादू और तंत्र की विधियां लिखी हुई थी। कंचन ने वो किताब खोली और उसके भीतर लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए सफेद रंग से तिकोने आकारों से एक आकृति बनाई। 4 तिकोनों को जोड़कर एक आकार बनाया, जिसके बीच में एक गोल घेरा था। उस गोल घेरे में उसने 8 दियों को जलाया। उसके बाद उसने 3 कोरे कागज लिए। उसने अपनी हथेली पर चीरा लगाया और अपने रक्त से उन कागजों पर अपने चाचा, चाची और पारुल का नाम लिख दिया। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम सब ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी, लेकिन अपना हक मैं जाने नहीं दूंगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तड़प तड़प कर मरते देखूंगी तुम्हें तो मैं। कंचन ने उन तीनों कागजों को मोड़कर दियों के बीच में रख दिया। वे तीनों कागज जले नहीं, बल्कि उनके भीतर कंचन के चाचा, चाची और पारुल का तड़पता हुआ चेहरा उभर आया। दियों से निकलने वाली आग की लपटें इतनी तेज हो गईं, मानो वहां कोई यज्ञ कुंड जल रहा हो। तभी कंचन के कमरे की खिड़की पर एक दस्तक हुई। जैसे ही वो दस्तक कंचन के कानों में पड़ी, उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। वो उठकर खिड़की खोलने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही खिड़की खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर
अपना हाथ रख दिया हो। वो बुरी तरह डर गई। हिम्मत करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो दाइमा उसके कंधे पर हाथ रखे हुए घबराई हुई खड़ी थी। उन्होंने गुस्से में कंचन की तरफ देखा और उसे खींचती हुई अपने कमरे की तरफ ले गईं। मैंने मना किया था ना तुझे ये सब करने से, उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। मत पड़ इन सब में बेटा, वरना मेरी तरह पछताएगी। शांति से मौत भी नसीब नहीं होती है जब ये सब क्रिया करते हैं, और कभी मोक्ष नहीं मिल पाता। मेरी बात को समझ मेरी बच्ची, रोक दे ये सब। ठीक है, मंजूर है मुझे। मेरी आत्मा को मोक्ष अगर नहीं मिलेगा तो भी मंजूर है मुझे, लेकिन ऐसी जिंदगी और वो भी इस तरह से नहीं जी सकती मैं। मेरी बच्ची, तू बदले की आग में इस तरह जल रही है कि आगे होने वाली अनहोनी तुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर एक बार आत्माओं के चक्रव्यूह में फंस गई तो वे तुझे इस तरह फंसा लेंगी कि तू चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन दाइमा, मेरे हक का क्या? जो मेरा हक उन्होंने मुझसे छीन लिया है उसका क्या? मैं सब समझ रही हूँ मेरी बच्ची, लेकिन अपना हक पाने के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। तूने जो क्रिया की है उसे काटना होगा, वरना वो आत्मा इसी तरह घर के बाहर दस्तक देती रहेगी, और मैं नहीं चाहती तेरा उसके साथ सामना हो। दाइमा कंचन के साथ उसके कमरे में गई। उसके कमरे की खिड़की से अभी भी वो ठक ठक की आवाज आ रही थी। दाइमा ने कंचन को कमरे के एक कोने में बैठाया और खुद कमरे के बीचों बीच जाकर बैठ गई, जहां उस आकृति के भीतर अभी भी वे दिए जल रहे थे। दाइमा ने वहां बैठकर कुछ देर तक कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र के हर उच्चारण के साथ खिड़की के बाहर से आने वाली वो ठक ठक की आवाज और तेज होती जा रही थी, मगर दाइमा ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका। कुछ ही देर बाद एक एक करके वे दिए अपने आप बुझ गए और खिड़की के बाहर से आने वाली वो ठक ठक की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। दाइमा ने चैन की सांस ली और एक मिट्टी के बड़े से कसूरे के अंदर कपूर और लोबान का धुआं कर दिया। वो धुआं घर के हर कोने में फैल गया। दाइमा ने उस मिट्टी के कसूरे को घर के कोने में रख दिया और कंचन के पास गई। आज तो तूने ये सब कर दिया, लेकिन आज के बाद ये सब करने के बारे में कभी सोचना भी मत। वो तो मैं सही समय पर आ गए और मुझे इन चीजों की काट का तरीका पता है। ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर वो आत्मा तुझ पर हावी हो जाती और तुझे उसे काबू में करने का तरीका ना पता होता तो क्या करती तू? मार डालती वो तुझे। नहीं दाइमा, अपनी कंचन को इतनी कच्ची खिलाड़ी मत समझो। बचपन से आपके साथ रहती आई हूं मैं। किसी भी शक्ति को जागृत करने से पहले खुद की सुरक्षा कैसे की जाती है अच्छी तरह जानती हूँ, और किस शक्ति की काट क्या है ये भी बखूबी जानती हूँ मैं। मुझे अब सचमुच समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं तुझे। तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी और उस दिन तुझे बचाने के लिए शायद मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, वरना कोई तुझे नहीं संभल पाएगा। दाइमा ने वहां फैली सारी तंत्र सामग्री उठाई और उसे उसी काले रंग के झोले में डाल दिया। फिर वो झोला लेकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा अंदर से बंद किया और झोले को अलमारी में ताला लगाकर छिपा दिया। अगले दिन जब दाइमा सामान लेने बाहर गईं, तो कंचन ने पूरा घर टटोल डाला, मगर झोला कहीं नहीं मिला। मुझे पता है दाइमा ने जानबूझकर छिपाया है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। कंचन ने कमरे को अच्छी तरह ठीक किया ताकि दाइमा को शक ना हो कि कंचन में उनके कमरे में वो काली पोटली ढूंढने की कोशिश की थी। कंचन ने पूरे दिन दाइमा से इस बारे में कोई बात नहीं की, तो दाइमा को लगा शायद कंचन उनकी बात समझ गई है। रात को कंचन दाइमा के लिए चाय बनाकर लाई और उनके साथ बैठ गई। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ दाइमा। आपकी बात समझ गई हूँ मैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। आप चाय पी लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। दाइमा ने चाय पीने के लिए चाय का कप उठाया और उन्होंने जैसे ही एक घूंट चाय पी तो कंचन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। चाय पीते ही दाइमा बहुत गहरी नींद में सो गई। माफ करना दाइमा, मुझे आपकी चाय में नींद की दवाई मिलानी पड़ी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आज रात मुझे अपनी क्रिया पूरी करनी ही होगी। मैं अब उन लोगों को बर्बाद करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। कंचन ने अपनी अलमारी से अपना बैग लिया और दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो एक खंडहर नुमा रास्ते पर पहुंची जहां पर एक खाली घर था। घर की हालत देखकर लग रहा था जैसे
सदियों से वहां पर कोई रहने नहीं आया है, सालों पुराना घर, और कहा जाता है कि ऐसी जगह पर भूत प्रेतों का वास होता है। बंद और खाली जगह को आत्माएं अपने वास के लिए टटोलती हैं। कंचन इन चीजों से अवगत नहीं थी। उसने उस खंडहर पड़े घर के बीचों बीच सफेद रंग से 4 त्रिकोणों को जोड़कर वही आकृति बनाई। उसने वहां पर 8 दिए जलाए और कुछ मंत्रों को बोलना शुरू किया। मंत्र बोलते हुए उसने अपने रक्त की बूंदें उन जलते हुए दियों के अंदर टपकाईं और अपने चाचा चाची और पायल की तस्वीरों पर अपने खून से टीका कर वहां पर रख दिया। वो मंत्रों को बोलते हुए अपने हाथ पर चीरा लगाती हुई अपनी रक्त की बूंद को बार बार उन दियों और उनकी तस्वीरों पर टपकाती रही। तभी कुछ देर बाद वहां का तापमान अचानक बदलने लगा। जो मौसम अभी तक सामान्य था, अचानक से सर्द हो गया। कंचन को इतनी ठंड लगने लगी कि ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। कुछ अजीब सी आहटें कंचन के कानों में पड़ रही थी, जैसे तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी भटकती हुई अतृप्त आत्माएं आ गई। अचानक यहाँ इतनी ठंड कैसे? कोई एक आत्मा यहाँ पर आती तो तापमान इतना ज्यादा नहीं बदलता। कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। कंचन ने वहां पर एक और मिट्टी का दिया जलाया और उसके भीतर अपना रक्त टपकाकर कुछ अलग मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे वहां का तापमान सामान्य होने लगा। कंचन का शरीर भी धीरे धीरे हल्का हो गया। उसने वहां से सारी सामग्री उठाई और एक काले कपड़े में लपेटकर उसे अपने बैग के अंदर रख लिया। अपना बैग लेकर वो अपने घर वापस आ गई और बैग को अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। उसने नहाकर कपड़े बदले और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गई। मगर जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है जो उसके बालों को सहला रहा है। उसने हिम्मत करके अपने बालों में हाथ फेरा तो उसे लगा जैसे उसका हाथ किसी की उंगलियों से टकराया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई परछाई अभी अभी उसके सामने से गायब हो गई। किसी को अपने सामने ना पाकर कंचन थोड़ी शांत हुई। वो दूसरी तरफ करवट लेने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसका ध्यान बिस्तर के सामने रखी अलमारी पर गया। अलमारी के ऊपर एक बड़ी सी परछाई बैठी हुई नजर आई, जो अपने पैरों को लगातार अलमारी पर मार रही थी और उसकी आवाज ठक ठक करके पूरे कमरे में गूंज रही थी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर कंचन के रोंगटे खड़े हो गए। मगर जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, वो काली परछाई अलमारी से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि कंचन कुछ समझ पाती, अगली आंख झपकाते ही वो परछाई डर के मारे कंचन की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसके कानों में दाई माँ की आवाज पड़ी। उनकी आवाज से उसकी आंख खुली। दाई माँ बहुत घबराई हुई थी और घबराते हुए कंचन की ओर देख रही थी। मेरी बात नहीं मानी ना तूने? तुझे क्या लगता है कल रात जो किया मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जानती भी है कितनी आत्माएं, कितनी भटकती हुई आत्माएं तू अपने साथ ले आई है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटी, बहुत बड़ी। मैंने कितनी कोशिश की थी तुझे बचाने की, इनसे दूर रखने की। अब बस यही दुआ है ये तेरे पीछे ना आए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, कोई नहीं। दाई माँ की ये बातें सुनकर अचानक कंचन की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि वह सपना देख रही थी। वह उठी और कल रात के बारे में बात करने के लिए दाई माँ के कमरे की तरफ गई तो उसमें देखा कि दाई माँ अभी तक सो रही हैं। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि दाई माँ कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। मगर तभी उसे याद आया कि रात को उसने ही दाई माँ को नींद की दवाई दी थी। शायद इसीलिए वो अभी तक सो रही हैं। इसलिए वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास गई। दाई माँ उठो ना, सुबह के 8 बज गए हैं दाई माँ। मुझे कॉलेज भी जाना है और उसके बाद उस पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू भी अटेंड करना है। जल्दी उठो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना। दाई माँ, लगता है दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ आवाज देने से तो आप उठने वाली नहीं। उठो ना दाई माँ, प्लीज। कंचन ने दाई माँ को उठाने के लिए उन्हें सहलाया, मगर दाई माँ के भीतर कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी कंचन का ध्यान उनके चेहरे पर पड़ा, जो पूरी तरह काला पड़ चुका था और सांसें रुक चुकी थी। कंचन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि दाई माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। कंचन ने अपना सिर पकड़ लिया और सिसकियां भरते हुए रोती हुई जमीन पर बैठ गई। तभी उसे वो सपना याद आया
जिसमें उसे दाइमा नजर आई थी। इसका मतलब वो सपना नहीं था। दाइमा ने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो आत्माएं उन्हीं पर हावी हो गई होगी। मेरी वजह से दाइमा की जान चली गई। और वो पोटली, जरूर दाइमा ने उसे छेड़ा होगा, वरना वो आत्मा उनके पास जाती ही नहीं। कंचन ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहां पर वो पोटली नहीं थी। कंचन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाते हुए पड़ोस के कुछ लोगों के साथ दाई माँ का अंतिम संस्कार किया। रात को वो घर पर अकेली थी और दाई माँ को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखकर रो रही थी। तभी वहां पर उसके चाचा, चाची और पारुल आए। उन्हें वहां देखकर कंचन का खून खौल उठा। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ आने से पहले शर्म नहीं आई आप लोगों को? चले जाइए यहाँ से, वरना मेरी दाई माँ की आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कहा था ना मैंने, मत आओ यहाँ पर। ये लड़की तो बचपन से ही ऐसी है, पहले अपने माँ बाप को खा दी और अब दाई माँ भी चल बसी। इस मनहूस को देखने के लिए ही ना जाने क्यों आए हैं हम। निकल जाओ आप लोग यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ भी गलत करूं। निकल जाओ यहाँ से। कंचन ने उन्हें बुरा भला कहकर वहां से निकाल दिया, मगर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में दाई माँ के खोने का दुख और उसके साथ साथ एक गुस्सा भी था जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास खोने के लिए सब कुछ है। तीनों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जीने का तो कोई कारण है ही नहीं मेरे पास। सब इन लोगों के वजह से हो रहा है और अब तो मेरी दाई माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब किसी हाल में पीछे नहीं हटूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। जो तू करना चाहती है अब फिर से इसकी शुरुआत मत करना, वरना अंजाम यही होगा। मैं एक बार इस दलदल में फंसी तो फिर निकल नहीं पाई। तुझे तो मैंने एक बार इस दलदल से निकाल दिया था, लेकिन अब तुझे बचाने के लिए मैं भी नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुझे ये चेतावनी देने आई हूँ, ये सब मत कर। तेरे नसीब में जो लिखा है वह तुझे मिलकर ही रहेगा, लेकिन काले जादू की इस दुनिया से खुद को दूर रख बेटा, वरना मेरी तरह मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर कंचन की आंख खुली। डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। वो जानती थी कि ये महज एक सपना नहीं था। दाई माँ आखिरी बार उसे चेताने आई थी। कंचन ने खुद को संभाला और फैसला किया, अब वो फिर से कोई क्रिया नहीं करेगी। दाई माँ ने जो समझाया था उसे मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। कुछ महीने बीते। कंचन की जिंदगी का ये खालीपन उसे काटने को दौड़ता था। तभी जिस लाइब्रेरी में वो काम करती थी, एक दिन उसे वहां एक लड़का मिला। हेलो, मैं वैभव हूँ। मैं हर रोज यहाँ आता हूँ और हर रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। हमेशा अपनी ही किसी दुनिया में खोई रहती हो। लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह रहती हो? मेरा नाम कांचन है और बस जिंदगी में जब कोई साथ नहीं होता ना, तो खुशी के कोई मायने नहीं होते। बचपन में मम्मी पापा को खो दिया था और उसके बाद जिस दाई माँ ने मुझे संभाला था, वो भी कुछ महीने पहले मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अकेलेपन की जिंदगी कितनी बोझ भरी और भारी होती है, ये तो बस वही समझ सकता है जो खुद इस सब से गुजर रहा हो। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इतना सब हुआ है, लेकिन आज के बाद फिर कभी ये मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दोस्ती का एक हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अपना सारा दुख दर्द, सारी तकलीफें मेरे साथ बांट सकती हो। फ्रेंड्स, इतने समय में पहली बार किसी ने कंचन से दिल से बात की थी। वैभव ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कंचन ने भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों की रोज बातें होने लगी, हर रोज मिलना जुलना, और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक शाम कंचन वैभव से मिलने के लिए एक कैफे में गई। उसी कैफे में पारुल भी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी। जब उसने वहां कंचन को वैभव के साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। इस मनहूस की जिंदगी में अब कोई लड़का भी आ गया। लेकिन चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, इस खुशी को भी मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी। जो खुशी मेरी जिंदगी में नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारा घर और सारी प्रॉपर्टी तुमसे छीनी है ना, इसे भी बहुत जल्द तुमसे छीन लूंगी। कंचन और वैभव के रिश्ते को अब कुछ महीने हो चुके थे।
कुछ देर बाद वैभव और कंचन वहां से निकल गए और पारुल ने उन दोनों का पीछा किया। वैभव ने कंचन को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहां से निकल गया। पारुल भी उसकी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जा रही थी। उसने वैभव के घर का पता लगाया और धीरे धीरे उसकी डिटेल्स निकालनी शुरू की। जहां वैभव नौकरी करता था, पारुल ने भी कुछ समय के लिए उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। तुम जानते हो वैभव, मैं आज तक जितने लड़कों से मिली हूँ, तुम उन सबसे अलग हो। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे माफ करना पारुल, लेकिन मैं पहले से ही एक रिश्ते में हूँ। जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की कौन है। कंचन की ही बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन तुम कंचन को कैसे जानती हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, लेकिन उसके जितना मनहूस कोई नहीं है। पहले अपने माँ पापा को खा गई और फिर दाई माँ को भी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाई क्यों नहीं देती, और आखिर तुम उसके साथ रहे ही क्यों रहे हो? तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, इसलिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। उसके पास है ही क्या? जरा दिमाग लगाकर सोचो वैभव, क्या तुम उसके जैसी लड़की को डिजर्व करते हो? फैसला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उसके साथ? पारुल ने वैभव को अपनी बातों में फंसा दिया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। अपने बर्थडे पर पारुल ने वैभव को घर पर इनवाइट किया और जब वैभव ने उसका घर देखा तो उसकी आंखों में लालच फूट पड़ा। ठीक ही तो कह रही थी पारुल, पता नहीं मैं क्यों उस कंचन के साथ फंसा हुआ हूँ। ना तो उसके पास पैसा है, ना खुद का घर। जिंदगी भर बस मुझ पर बोझ बनकर रहेगी। पारुल तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और सब कुछ उसी का रहेगा। थोड़ा दिमाग लगा वैभव और पलट दे पूरा पासा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अब अफेयर शुरू हो चुका था, जिसके बारे में कंचन को कोई भनक भी नहीं थी। 1 साल तक वैभव के साथ रिश्ते में रहने के बाद अब वो उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि घर में अकेलापन उसे जीने नहीं दे रहा था। वैभव ने धीरे धीरे उससे मिलना भी कम कर दिया था। एक दिन बहुत जोर देने के बाद जैसे तैसे कंचन ने वैभव को उसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया। उसका बर्ताव कंचन को बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इतने दिनों से ना तो तुम मुझसे ठीक से बात कर रहे हो और ना ही मिलने आ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। मैं अब और अकेली उस घर में नहीं रहना चाहती। वहाँ अकेले मेरा दम घुटता है। माफ करना कंचन, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। क्या? ये सब तुम क्या बोल रहे हो वैभव? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो साल भर के अंदर बदल गया? ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पारुल आई और उसने वैभव का हाथ थाम लिया। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है कंचन मैडम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि वैभव को फंसाने के लिए तुमने ये सब ड्रामे किए हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। वैभव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो किसी से शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे ही करेगा। क्या? इसका मतलब इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? इतना सब छीनने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया? आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? बस बहुत हो गया कंचन। अच्छा हुआ कि पारुल ने मुझे तुम जैसी लड़की से बचा लिया, वरना तुम तो जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बोझ बनकर बैठ जाती। पारुल से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उस पर ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। आज के बाद फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैभव के मुंह से ये सब बातें सुनकर कंचन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे जितने समय बाद थोड़ी खुशी की उम्मीद मिली थी, वो भी अब टूट चुकी थी। वो रोती हुई अपने घर पहुंची और उस पूरी रात अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई और अब उसके आंसू आक्रोश में बदलने लगे। बदले की जो इच्छा दाई माँ के जाने के बाद शांत हो गई थी, आज वो फिर से जल उठी। तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा पारुल, और बदला मैं तुम तीनों से नहीं बल्कि तुम चारों से लूंगी। कुछ भी नहीं बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। आज से अपनी मौत की उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो तुम सब, क्योंकि अब जब तक मैं तुम लोगों से अपना बदला नहीं ले लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कंचन ने दाई माँ की तस्वीर देखी और उनके कमरे में रखी संदूक से वो किताब निकाल लाई। साधना, यानी जो चुड़ैल और डैयान की तरह सब कुछ तबाह कर देती है,
एक बार अगर किसी के पीछे वो लग जाए तो इंसान तड़प तड़प कर खुद अपनी मौत मानता है। उसने एक रात में वो किताब पूरी पढ़ ली। अगले पूरे दिन में कहीं न कहीं और कुछ सामग्रियां इकट्ठा करने लगी। रात को जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बज गए, काला लिबास पहनकर, हाथ में एक काली पोटली लेकर वो घर से निकल पड़ी। वहां से कुछ दूरी पर एक खंडहर इलाका था। उसके आगे पीपल के पेड़ थे, जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर डायन चुड़ैलों का वास होता है। कंचन आगे बढ़ी और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला दिया। वो वहीं बैठ गई और धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र बोलने शुरू किए, वहां एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा की सरसराहट में किसी शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई। पेड़ में हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट कंचन के कानों में पड़ रही थी, जैसे कोई पत्तों से सरकता हुआ पेड़ से उतर रहा हो। कुछ देर बाद कंचन ने अपने कंधों पर कुछ भारी महसूस किया। वो समझ गई कि जिसे वो बुला रही थी वो आ चुकी है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि पोटली से एक मुर्गी निकाली, जिसके पंजों और मुंह को उसने रस्सी से बांधा हुआ था। उसने मुर्गी को दिए के बगल में रखा और पोटली से धारदार चाकू निकालकर उस मुर्गे की बलि चढ़ा दी। कुछ मंत्र बोलकर उसने ये क्रिया पूर्ण की। उसके कंधे अभी भी भारी थे। वो घर लौट आई और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दहलीज के अंदर कदम रखा, तो वो शक्ति उसके साथ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसने ये क्रिया करने से पहले ही अपने घर को चारों तरफ से कीलों और बांध से सुरक्षित कर दिया था। फिर उसने उस शक्ति को आदेश दिया, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। एक एक करके उन्हें बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, तड़प तड़प कर मारो उन सबको। जिस तरह उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उनसे उनकी जिंदगी छीन लो। दरवाजे के बाहर खड़ी वो शक्ति भयानक तरीके से मुस्कुराई और एक ही पल में कंचन की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। कंचन ने तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी वक्त उसके असली घर के दरवाजे पर, जिसे उससे छीन लिया गया था, दस्तक हुई। इतनी रात गए कौन आया है? टाइम तो देखो, रात के 2:30 बज रहे हैं। इस समय कौन आ सकता है? सुनिए जी, उठिए। अरे क्या है? क्यों नींद खराब कर रही हो? नींद मैं नहीं खराब कर रही। इतनी रात गए, पता नहीं कौन दरवाजा पीट रहा है। जरा जाके तो देखिए कौन है। क्या इतनी रात गए भला कौन हो सकता है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता या समझ पाता, घर का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। विनोद को लगा कि शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को शांत किया और उठा। कमरे की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने गर्दन मरोड़ी। एक ही झटके में विनोद की गर्दन दोनों हाथों से कसकर जकड़ ली। गंदे नुकीले नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। विनोद के पास इतना भी समय नहीं था कि वे चिल्ला सके। उसकी सांसें अटक गईं और वो निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। मोनिका को भी नींद लग गई थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो और पारुल ने जो नजारा देखा, दोनों की रूह सिहर उठी। विनोद की लाश इतनी भयानक हालत में थी कि दोनों उसे देख भी ना पा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था इतने खौफनाक तरीके से किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें ना तो कोई औजार मिला और ना ही किसी के फिंगरप्रिंट। विनोद का कातिल कौन है, इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ दिन तक भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला, तो केस को वहीं बंद कर दिया गया। उन्होंने विनोद की लाश उन्हें वापस सौंप दी ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे थे, तभी मोनिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पारुल, क्या तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी? नहीं माँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मोनिका ने उस आहट को इग्नोर कर दिया और पारुल के साथ घर आ गई। रात को वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। मोनिका, मैं मर गया और तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना क्या?
पीछे से ये आवाज सुनकर मोनिका के पास मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं मर गया पर धीरे धीरे वो आवाज उसके कानों के और पास आती मेरे साथ गई नहीं चलना और क्या? एकदम से उसके कान में जोर से गूंजी। लगता है तो मेरे बिना ही खुश हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ मोनिका। चलो तुम ही मेरे साथ चलो। अचानक पीछे मुड़ी मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस खिड़की की तरफ पलटी, विनोद का भयानक चेहरा ठीक उसके सामने था। वो खिड़की पर उल्टा लटका हुआ था। उसने मोनिका के दोनों हाथ पकड़े और झटके से खींच लिया। एक जोरदार चीख के साथ मोनिका पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़ी। जमीन पर हर जगह उसका खून फैल गया। मोनिका की वो चीख इतनी तेज थी कि अपने कमरे में सो रही पारुल की भी नींद खुल गई। वो जल्दी से मां के कमरे की तरफ दौड़ी। वहां मां नहीं थी, मगर उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पारुल खिड़की के पास गई और नीचे झांक कर देखा, वहां मोनिका की लाश पड़ी थी। वो जोर से चिल्लाई और नीचे की तरफ दौड़ी। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। आखिर कैसे और किसने मोनिका को धक्का दिया? इस पूरे घर में तो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा और कोई नहीं था। कहीं तुमने ही तो इन्हें नहीं मारा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी माँ थी वो। भला कोई अपनी ही माँ को अपने हाथों से क्यों मारेगा? पापा को तो पहले ही खो चुकी थी और अब माँ को भी खो दिया, और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? तो फिर अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो और किसने मारा? ये अपने आप तो खिड़की से नहीं कूदी होंगी ना? या कोई और तुम्हारे घर में छुपा बैठा था? पटेल, इस पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लो। एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। उन्होंने विनोद की तरह ही मोनिका की लाश को भी हिरासत में रखा था, लेकिन जब उसकी मौत उन्हें एक सुसाइड लगने लगी तो उन्होंने उसकी लाश पारुल को वापस दे दी। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए पारुल के साथ और कोई नहीं था सिवाय वैभव के। जब उसने मां की चिता को आग दी तो सामने से कंचन आती हुई दिखाई दी, जिसके चेहरे पर इतनी खुशी थी जितनी आज से पहले पारुल ने कभी नहीं देखी थी। आखिर करने क्या आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ। चली जाऊंगी मेरी प्यारी बहन, चली जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखने आई थी। देखना चाहती थी कि जब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। लेकिन अभी तुमसे सब कुछ नहीं छीना है। अभी खोने के लिए बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे पास। या शायद नहीं। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो कंचन? यहाँ पारुल के मम्मी पापा की जान चली गई और तुम उसे ये सब कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए मुझे? अरे शर्म तो तुम जैसे घटिया लोगों को आनी चाहिए। बचपन से आज तक क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मम्मी पापा के जाने के बाद जीना मुश्किल कर दिया था तुम सबने, और फिर भी मन नहीं भरा। मेरा घर, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। और तुम मिस्टर वैभव, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, लेकिन पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि मुझे छोड़कर इसके पास चले गए। अभी तो बस 2 मौतें हुई हैं। तुम दोनों का मरना अभी बाकी है, और जिस दिन तुम दोनों मरोगे उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया उनका एक टुकड़ा भी नहीं रहने दूंगी मैं यहाँ पर। नहीं, जो तुम यहाँ से। वैभव, कहो इसे कि चली जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारी कि तुम मुझे छू भी सको। याद रखना, मरने वाली हो तुम। तुम्हें भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास जल्दी ही पहुंचाऊंगी मैं। इतना बोलकर कंचन गुस्से में वहां से चली गई। पारुल के मम्मी पापा के गुजरने के बाद अब वैभव का लालच और बढ़ गया था। वो तो जल्दी से जल्दी पारुल से शादी करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। कुछ दिन बाद पारुल अपने टेरेस पर वैभव से बात कर रही थी। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैभव। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी पीछे से किसी ने मुझे पुकारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। घर पे अकेली हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं वैभव, सच में यहाँ कोई है। प्लीज तुम आ जाओ। पारुल, पारुल, इतने बड़े घर में अकेली रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। चलोगी ना मेरे साथ? उस आवाज को सुनकर पारुल इतनी घबरा गई कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। कौन है? कौन है वहाँ?
पहचानो मैं कौन हूँ जो तुम्हें लेने आए हैं। डर के मारे पारुल की सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे टेरेस की तरफ एक परछाई बढ़ती जा रही थी और पारुल धीरे धीरे कदम पीछे ले रही थी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी। उसकी मां ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल भयानक। आंखों के गड्ढे काले, कपड़ों से सलन की दुर्गंध। उसने भयानक हंसी के साथ पारुल को देखा। मम्मा, तुम? मम्मा नहीं, तुम्हारी मौत। उसने कसकर पारुल के बाल पकड़े और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। पारुल के सिर से खून बह रहा था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कॉल पर वैभव को सुनाई दी। हेलो हेलो, क्या हुआ पारुल? हेलो, कुछ तो बोलो। मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वैभव बाइक पर पारुल के घर के लिए निकल गया और वो अभी भी पारुल को सीढ़ियों से नीचे घसीट रही थी। पारुल पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। बस कुछ पल और जिंदा रहना है तुम्हें, फिर तुम्हारी जिंदगी भी खत्म। उस आत्मा ने वहां पड़ा फूलदान उठाया और पारुल के सिर पर इतने वार किए कि कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया। थोड़ी देर बाद वैभव वहां पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अपने आप दरवाजा खुल गया। वैभव अंदर आया, डरा हुआ। तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ा। वहां पारुल की लाश पड़ी थी, हर तरफ उसका खून फैला हुआ। ओह माय गॉड, ये तो मर गई। और अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का इसकी मौत के इल्जाम में मैं फंसूंगा। किसी ने मुझे आते देखा नहीं, भाग जाता हूँ यहाँ से। वैभव ने जैसे ही ये बात बोली, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर लगा झूमर सीधा वैभव के ऊपर आकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चारों की मौत के बाद अब कंचन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब उसे भी इस बदले की कीमत चुकानी थी। जिन कीलों से उसने घर को कील कर सुरक्षित किया था, वो खुद ब खुद उस सीमा रेखा से बाहर निकल गई। उसकी समयावधि पूरी हो चुकी थी। उसी समय पारुल के दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वो दस्तक होते ही पारुल की नींद टूट गई। फिर से ठक ठक की आवाज दरवाजे पर हुई। पारुल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। हवा में कंचना, जिसे उसने साधना करके जगाया था, लहराती हुई उसके सामने खड़ी थी। भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अब मरने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया, अब मुझे उसकी कीमत दो। कंचन जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयार थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वो उसके ऊपर झपट पड़ी। उसके शरीर के मांस के हर टुकड़े को नोच नोच कर खा लिया। अगले दिन तक वहां कुछ बचा था तो बस कंचन की हड्डियों का ढेर, और उस घर में अब हमेशा के लिए भटकती हुई कंचन की आत्मा, जो कभी वहां से मुक्त नहीं हो सकती थी।